सभी को मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। कल हम लोगों ने ये देखा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा किसने कौन कौन सा नाम दिया है। ठीक है, आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आदिकाल को किस आचार्य ने क्या क्या नाम दिया है। ठीक है, तो आदिकाल के नामकरण, जिसमें से सबसे पहले है आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल। फिर आपके ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। ठीक है, तीसरा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? बीज वपन काल। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल। कल हमने जब काल विभाजन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का है, फिर उन्होंने भक्ति काल, रीति काल और नाम दिए थे। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक मिलती है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो उन्होंने आदिकाल के बारे में बताया है, तो उसमें जो प्रकरण में उन्होंने 4 प्रकरणों में आदिकाल को बांटा है, उनमें उसमें विशेष परिचय में उन्होंने विशेष सूची में वीरगाथा काल के अलावा आदिकाल को आविर्भाव काल भी कहा है। आविर्भाव का मतलब कि शुरुआत होती है किसी चीज़ की। ठीक है, वीरगाथा काल उन्होंने नाम इसलिए दिया क्योंकि उस ग्रंथ में उनका मानना था कि जो वीर से भरी रचनाएं ज़्यादा लिखी जाती थी, तो उन्होंने उस कार्य को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा, और आविर्भाव काल भी नाम दिया है। ठीक है, तो आदिकाल को आविर्भाव काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल नाम दिया है। आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर काल। नेक्स्ट आपका राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 नाम से बांटा था। एक संधि काल कहा है इन्होंने, और दूसरा आदिकाल को ही चारण काल कहा। इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन किया था, तो जो आदिकाल का कार्यकाल था उसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, जिसमें से पहला कार्यकाल इन्होंने 693 से आपका लगभग 1000 तक क्या माना था? संधि काल माना था। उसके बाद 1375 तक का कार्यकाल उन्होंने चारण काल माना था। तो संधि काल और चारण काल को जोड़ करके उन्होंने आदिकाल माना था। तो आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है।
ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। ठीक है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें वीरगाथा काल के अलावा इन्होंने आदिकाल नाम का उल्लेख तो किया है, लेकिन इन्होंने वीरगाथा पर ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने वीरगाथा नाम पर अधिक जोर देने के कारण इन्होंने वीरगाथा काल कहा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब इनकी पुस्तक पढ़ी और आदिकाल का उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आदिकाल का जो नाम है वो क्या देना चाहिए, हमें आदिकाल ही होना चाहिए। ठीक है। तो आदिकाल का नाम आदिकाल किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट आपका सुमन राजे व मोहन अवस्थी। सुमन राजे व मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल माना है। आदिकाल को इन्होंने आधार काल क्यों माना है? क्योंकि हिंदी साहित्य का आधार जो है इसी को माना है, इसलिए सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आधार काल नाम दिया है। नेक्स्ट आपका कपिल कुलश्रेष्ठ। कपिल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल नाम दिया है। कपिल कुलश्रेष्ठ जो थे उन्होंने आदिकाल को जब पढ़ा तो उनमें देखा कि जितने भी कवि थे वो राजाओं की जो प्रशंसा थी उसका अधिक वर्णन किया करते थे। तो एक तरह से उन्होंने माना कि उस समय जो है वो विकास जो है वो एक तरह से अंधकार में चला गया था, इसलिए कपिल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को क्या नाम दिया? अंधकार काल नाम दिया। इसके बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल नाम कहा है। आदिकाल को क्या नाम दिया है? जयकाल। नेक्स्ट आपका धीरेन्द्र वर्मा व बच्चन सिंह। धीरेन्द्र वर्मा व बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल। आदिकाल को नाम दिया है इन्होंने अपभ्रंश काल, क्योंकि आदिकाल में जब हमारी संस्कृत भाषा थी, संस्कृत के बाद आपकी पाली आई, पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई, और जो हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत जो है, आदिकाल की शुरुआत जो है वो अपभ्रंश के बाद की ही मानी जाती है। इसलिए धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने आदिकाल को एक तरह से क्या कह दिया? अपभ्रंश काल कहा है। ठीक। नेक्स्ट आपका है राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। आदिकाल को क्या नाम दिया है? संक्रमण काल दिया है। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। ठीक है। ये हमने देखा आदिकाल के नामकरण जो विभिन्न आचार्यों व कवियों के द्वारा किए गए। अब हम देखते हैं जब हम आदिकाल पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले दो चीज़ों का ध्यान देना रहता है, एक विशेष रूप से भाषा की दृष्टि से और दूसरा साहित्य की दृष्टि से। एक रहता है हमारा भाषा की दृष्टि से और दूसरा आदिकाल में हमारा साहित्य की दृष्टि से। ठीक है।
मतलब कि हमारे आदिकाल में किस किस भाषा का प्रयोग हुआ है और कहाँ से उसमें साहित्य क्या रचनाएं की गई हैं वो। भाषा की दृष्टि से आपका आदिकाल में हम संस्कृत भाषा आई पहले, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके बाद आपकी अवहट, अवहट के बाद पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी के बाद हिंदी आई। तो हमारे आदिकाल की जो रचनाएं हैं उसमें विशेष रूप से आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, इन सब की भाषाओं में कौन सी रचनाएं की गई हैं वो हम आदिकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और आदिकाल की भाषा के साथ उसकी जो शैली प्रयोग की गई है वो डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। आदिकाल के साथ कैसी शैली का प्रयोग किया गया? डिंगल व पिंगल शैलियों का प्रयोग करके इनकी साहित्य की रचनाएं लिखी गई थी। साहित्य की दृष्टि से आदिकाल में किन किन साहित्यों की रचना की गई है? जैसे कि हमारा रासो साहित्य, रासो साहित्य के अलावा आपका आता है जैन साहित्य। ठीक है, साहित्य की दृष्टि में आपका रासो साहित्य हो गया, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, और नेक्स्ट आपका हो गया लोक साहित्य। ठीक है, तो जब हम आदिकाल को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो दो चीज़ में ध्यान देते हैं, एक भाषा की दृष्टि और साहित्य की। साहित्य में हम आदिकाल के अंतर्गत हम रासो साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और लोक साहित्य। ये भी पूछा जाता है कि आपका जैन साहित्य किसके अंतर्गत आता है, तो ये आदिकाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें सब अलग अलग आचार्यों के नाम आएंगे, उसको हम विशेष रूप से अलग से पढ़ेंगे। इसमें हम आगे देखते हैं आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को इन्होंने 4 प्रकरणों में बांटा है। ठीक है, आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है? 4 प्रकरणों में। यह आपसे पूछ लिया जाता है कि किस प्रकरण में इन्होंने किसकी बात की है या कौन सा प्रकरण जो है वो किससे संबंधित है। तो हम देखते हैं, पहला प्रकरण इन्होंने रखा है प्रकरण 1, जिसमें इन्होंने सामान्य परिचय रखा है। आदिकाल का सामान्य परिचय। प्रकरण 2, प्रकरण 2 में इन्होंने अपभ्रंश काव्य रखा है। प्रकरण 3, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य या इसी के अंतर्गत इन्होंने क्या रखे हैं? वीर गाथा काव्य। ठीक है, इसके बाद प्रकरण 4, प्रकरण 4 में इन्होंने फुटकल रचनाएं रखी हैं। फुटकल रचनाएं में सबसे पहले इन्होंने
अमीर खुसरो को रखा है, जिसमें अमीर खुसरो ने किस भाषा का प्रयोग किया था? विशेष रूप से खड़ी बोली का। और दूसरा इन्होंने रखा है विद्यापति को। विद्यापति ने ब्रज भाषा और मैथिली भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो हमने देखा इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में कितने प्रकरणों में बांटा है? 4 प्रकरणों में। पहले प्रकरण में उन्होंने कहा है आदिकाल का उन्होंने सामान्य परिचय दिया है। दूसरे प्रकरण में अपभ्रंश काव्य रखा है। तीसरे प्रकरण में देश भाषा काव्य या इसी के अंतर्गत इसे वीर गाथा काव्य भी कहते हैं। प्रकरण चौथे में इन्होंने फुटकर रचनाएं रखी हैं जो कि आपकी अमीर खुसरो और विद्यापति की आती हैं। ठीक है, ये आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य किस प्रकरण में रखा है, या फिर फुटकर रचनाएं, आदिकाल की जो फुटकर रचनाएं वो उन्होंने किस प्रकरण में रखी हैं। ठीक है, तो आपके प्रकरण 4 में। एक अभी हम इसके आगे आदिकाल के जो साहित्य हैं, रासो साहित्य, वीर जैन साहित्य, इसके बारे में पढ़ेंगे।